हेलो फ्रेंड, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं एडिटोरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए दोस्तों, इसके पहले वॉल्यूम 1 का जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको डिस्कशन के साथ वीडियो अपलोड करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 वॉल्यूम 2 का। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न से संबंधित इर्द गिर्द यानी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से वो भी आपको डिस्कस करवाया जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया था, यानी किस शासक के द्वारा महामल्ल की उपाधि धारण किया गया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, महामल्ल की उपाधि धारण किया था। और इन्होंने एक और उपाधि धारण किया था जो काफ़ी चर्चित है, वो है बतापी कुंड की उपाधि। तो बतापी कुंड की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया है दोस्तों, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ है। तो मंदिर बनाने के विकास जो है सर्वप्रथम किस काल में हुआ है दोस्तों, तो ये गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल से संबंधित और भी कुछ जानकारी है दोस्तों जो बार बार आपसे पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को ही कहा जाता है। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न जो आपसे बार बार पूछा जाता है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित कौन किया था दोस्तों, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसे क्या किया गया था, पराजित किया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों ये शुंग वंश से संबंधित हैं। तो शुंग वंश की जो राजधानी है वो कहाँ थी, तो विदिशा थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया है। तो भरहुत स्तूप का भी निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में जो है बैठे हैं। कब बैठे हैं दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में बैठे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही दोस्तों चाणक्य रहते थे और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। वो किससे संबंधित है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वो जो है राजनीति से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म के अनुयायी था, तो ये जो है जैन धर्म के अनुयायी था। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है दोस्तों, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है दोस्तों, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया दोस्तों वो काफ़ी चर्चित है जिसका नाम क्या है दोस्तों, रेहला है। क्या है, रेहला। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था दोस्तों, तो ये मोरक्को का यात्री था। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सभी सुमेलित दिए गए हैं लेकिन एक ऑप्शन है जो आपसे सुमेलित नहीं है, इसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीवान खैरात फिरोज शाह का है दोस्तों। दीवान खैरात किससे संबंधित है, तो ये दान विभाग से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। दीवान अर्ज है दोस्तों सैन्य विभाग से संबंधित है। ठीक है, और ये बलबन के द्वारा लाया गया है, तो ये भी सही है। दीवान कोही जो है दोस्तों ये कृषि विभाग से संबंधित है। और ये किसके द्वारा, तो ये जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये भी जो है आपका दीवान कोही जो दिया गया है ये भी आपका क्या है दोस्तों, सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया है। दीवान मुस्तक राज की अगर हम बात करें दोस्तों तो दीवान मुस्तक राज जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, ये जो है वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है, और ये किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बल्कि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दोस्तों लाया गया है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया है। तो अकबर ने स्वयं को हरम दल से कब मुक्त किया है दोस्तों, तो 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी से संबंधित 1562 ईस्वी जो है अकबर से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण
घटनाएं हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत भी जो है अकबर के द्वारा 1562 में ही किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के ही शासनकाल में 1556 में हुआ था दोस्तों। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर के द्वारा किया गया है। तो ये सभी को ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों अकबर से संबंधित कि अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो अकबर के द्वारा जो जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों, वो हरि विजय सूरी को प्रदान की गई थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको डिस्कशन करवाने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण, हो सकता है कि अगले प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आज डिस्कस करवा रहे हैं वो अगले प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको शुरू से लाके लास्ट तक देखना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कह रहा है किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था दोस्तों। तो ये अलीवर्दी खां के शासनकाल को क्या कहा जाता था, तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके एक बात और यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों कि अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो कौन हुआ था, सिराजुद्दौला हुआ था। और ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल के दौरान हुआ था दोस्तों, तो सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक है। और सिराजुद्दौला के समय में बक्सर का लड़ाई हुआ 1764 में, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में ये भी आपसे पूछा जाता है कि उस समय मुगल शासक कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय जो क्या थे उस समय मुगल शासक थे दोस्तों। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों, तो ये वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान किया गया। अब है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम मदरसा को स्थापित किसके शासनकाल के दौरान हुआ, तो प्रथम मदरसा की स्थापना जो है दोस्तों 1781 ईस्वी में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ, 1775 से 82 ईस्वी के दौरान हुआ, जो कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों कि गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग है उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो दोस्तों ये जो है 1774 से 1785 तक जो है इनका शासनकाल रहा है। अब इसके बीच में जो भी घटनाएं आएंगे दोस्तों वो किनसे संबंधित रहेंगे, तो वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ। तो बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ। तो जब भी आपसे घोषणा पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखना है कि 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुआ था, और जो लागू किया गया दोस्तों वो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया, यानी लागू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो भूमिज विद्रोह का जो संबंध है दोस्तों वो झारखंड राज्य से है। किससे है दोस्तों, तो झारखंड से है, ठीक है। भूमिज विद्रोह, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह 31-32 में 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह बार बार आपसे पूछा जाता है, तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा दिया गया था। कुछ और भी बात है दोस्तों, जैसे कि अरविंद घोष के द्वारा क्या बोला गया था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। ये किसके द्वारा बोला गया था दोस्तों, तो अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था। तो ये सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट को प्रकाशित की गया था। तो हंटर कमेटी के रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया है दोस्तों, तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 को इस घटना का अंजाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारतीय विद्रोह के कारण के पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों वो कौन है, वो हैं आपके सर सैयद अहमद खां। कौन है, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम स्थल है दोस्तों वो उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्णप्रयाग कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं, तो रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं, तो देवप्रयाग कहते हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है।
तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है दोस्तों? तो ये जो है काली मिट्टी, देखिए कार्बनिक पदार्थ, काली मिट्टी के जो काली मिट्टी जो होती है दोस्तों, उसमें कार्बनिक पदार्थ की क्या होती है? बहुलता होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और काली मिट्टी के अगर हम निर्माण से संबंधित अगर बात करें दोस्तों, तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और ये मिट्टी जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैग्नीशियम, चूना, लोहा इत्यादि तत्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है दोस्तों? तो ये जो है डंकन पास के द्वारा क्या होता है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ने का काम। अगर हम बात करें दोस्तों 10 डिग्री चैनल को कौन जोड़ता है? तो 10 डिग्री चैनल को दोस्तों लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ठीक है, यानी 10 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाता तो लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ने का काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है दोस्तों, ये हिमाद्री हिमालय के भाग हैं। किसका भाग है दोस्तों? तो ये हिमाद्री हिमालय के भाग हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ दोस्तों 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। और वो कौन कौन है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिनका सीमा म्यांमार के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये बात को ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो काराकुम जो रेगिस्तान है दोस्तों, ये आपका तुर्कमेनिस्तान में क्या है? स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इससे संबंधित एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों सहारा। और ये लगभग जो है दोस्तों 11 देशों की सीमा को टच करती है। ठीक है, सहारा जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा। और ये कितने देशों को? तो 11 देशों की सीमा को क्या करती है दोस्तों? टच करती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा झील है दोस्तों वो रूस में स्थित नहीं है? तो वो है आपका कौन सा झील है दोस्तों? तो वो है विनिपेग झील। ठीक है, विनिपेग झील जो है दोस्तों रूस में स्थित नहीं है। वही अगर हम बात करें दोस्तों कि जो विनिपेग झील है वो कहाँ है? तो ये जो है दोस्तों आपको कनाडा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? तो कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है? ठीक है, भू अवस्थित देश नहीं है आपसे पूछा है। तो भू अवस्थित देश कौन नहीं है दोस्तों? तो पलाऊ जो है भू अवस्थित देश नहीं है। बाकी अंडोरा, मालडोवा एवं मालावी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये भू अवस्थित देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि पांबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पांबा सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। पांबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। एक और भी यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि बिहार में किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन आता है? जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवाल, गोपालगंज, ये सभी जिले किस में आते हैं दोस्तों? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखा समिति का जो संबंध है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता कि एल.के. झा समिति का संबंध किससे है? तो एल.के. झा समिति का भी संबंध किससे है दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष कर से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो देखिए दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन जो दिए गए होंगे जी, इस परियोजना का शुरुआत कब हुआ होगा? 2015 में। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका योजना का शुरुआत 2015 में नहीं हुआ। वो कौन है दोस्तों? तो वो है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुआ है दोस्तों? तो अक्टूबर 2017 में हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात
संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना दोस्तों? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है दोस्तों? तो ये जो है 1956 से 1961 तक ये चला है। और इसी के दौरान जो है दोस्तों क्या हुआ है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ है। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये कौन सा मॉडल पर आधारित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पीसी महानिबोलिस मॉडल पर ये आधारित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत सिर्फ इस्पात संयंत्र ही राउरकेला का नहीं स्थापना हुआ था, बल्कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, 3 जो संयंत्र है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। कौन कौन दोस्तों? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। अब देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कितने क्वेश्चन, सबसे पहला आपको ये करवाया गया कि दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, किस मॉडल पर आधारित है, आखिर इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ, उसी तरह से भिलाई में हुआ, भिलाई के बाद कहाँ हुआ दोस्तों? दुर्गापुर में हुआ। तो आपको देखिए 5-6 प्रश्न एक प्रश्न से संबंधित मिल गए हैं। तो अगर आप शुरू से लाके लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो आप एक प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों? तो टर्सरी सेक्टर के क्षेत्र में आता है, यानी तृतीय क्षेत्र। शिक्षा हो गया दोस्तों। शिक्षा की बात करें, उसके बाद एक प्रश्न और यहाँ से बीमा कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बीमा भी क्या है दोस्तों? तो बीमा भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी रिवर्स दर कहते हैं। आखिर रिवर्स रेपो रेट है क्या दोस्तों? तो दोस्तों बता दें आपको कि रिवर्स रेपो रेट जो है ये वह ऋण है जो कम समय के लिए यानी अल्प अवधि के लिए जब आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर पर यानी जिस ब्याज दर पर जो ऋण दिया जाता है, ऋण जो नगद दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है दोस्तों? तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों? तो कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची, और जो है संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूची को जोड़ा गया। और वर्तमान में अभी कितने अनुसूची है दोस्तों? तो वर्तमान में 12 अनुसूची मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम दोस्तों कहाँ देखते हैं? तो ये जो है प्रस्तावना में मौलिक अधिकार में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें? लोकतंत्र के आदर्शों को किस में देखने को मिलता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार में देखने को मिलता है। प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? प्रस्तावना में देखने को मिलता है। और आखिर जो प्रस्तावना में ऐसा क्या है जिसके माध्यम से हम जो है लोकतंत्र के आदर्शों को देखते हैं? तो दोस्तों प्रस्तावना में संविधान का एक सार दिया गया है। आखिर संविधान उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? ये जो है इसके दर्शन को प्रकट करता है प्रस्तावना। इसीलिए जो है लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देखते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गलती से हम हो गया था, ठीक है। कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य जो है वो सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है दोस्तों? तो ये जो समानता का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा जो दिया गया है वो क्या है? जो है भेदभाव का उन्मूलन करना जो है इसका लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया?
तो प्रथम कौन थे दोस्तों? प्रथम लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। क्या थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया गया? तो सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा दोस्तों कब प्राधिकृत किया गया है? तो ये जून 2005 में ये किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये जो एपीजे, इस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो इस समय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये सूचना का अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को क्या किया गया है? अनुमति दिया गया था, यानी स्वीकृति प्रदान किए थे एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है दोस्तों? पंचायत सचिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा एक सही है? देखिए स्टेटमेंट 1 में दिया गया है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों स्टेटमेंट सही दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट का स्टेटमेंट क्या है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि ये भी क्या है दोस्तों? सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है सही स्पष्टीकरण उसका नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 1949 ईस्वी में मान्यता दी गई है। ठीक है, और 14 सितंबर को, प्रत्येक 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची का जो विषय है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ये सभी जो है किस में है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है दोस्तों कि वायुमंडल में ग्रीन गैसों का घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ जाना, ये क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन सा गैस है दोस्तों जो हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल का जो संबंध है दोस्तों किससे है? तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। किससे है? जैव सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहे भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है दोस्तों वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है दोस्तों सुंदरवन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है जो दोस्तों वो कब किया गया था? 9 सितंबर 1972 को। कब किया गया है? 9 सितंबर 1972 को किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? यानी कि इनमें से 3 ऐसे होंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया होगा, है ना, और एक है जो उनके द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा लिखा गया होगा दोस्तों। तो ये कौन है? नेचर क्योर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है भाई? तो मोरारजी देसाई के द्वारा ये पुस्तक का निर्माण लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार जो है कितने बार दोस्तों? तो 5 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार कब मिला है दोस्तों? तो 1937 में मिला है। ठीक है। और अंतिम कब मिला है दोस्तों? तो 1948 में मिला है। और इसी वर्ष जो है इसी साल इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना में है। कहाँ है? वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चंद्रमा तल पर जो सफलतापूर्वक उतरने वाला कौन है दोस्तों? लूना 9 है। ठीक है। कौन है? लूना 9। ये कब उतरा था दोस्तों? तो 21 अक्टूबर 1968 को जो है चंद्रमा के तल पे उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? रत्नागिरी मठ किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो किस सिद्धांत पर होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर क्या होता है? आधारित होता है। द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर क्या होता है दोस्तों? आधारित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड है। तो वीक एसिड कौन है दोस्तों, तो CH3COOH की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। CH3COOH इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। ये जो है दुर्बल अम्ल है, ये 26 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो कौन है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है दोस्तों, तो कैल्शियम की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो कार्नेटाइट जो है दोस्तों ये यूरेनियम का है। यूरेनियम से संबंधित एक और भी है दोस्तों, पिंच ब्लेड भी अगर आपसे पूछे तो ये भी यूरेनियम का ही क्या अयस्क है। तो कार्नेटाइट, पिंच ब्लेड, ये किसका अयस्क है दोस्तों, तो यूरेनियम का अयस्क है। अगर आपसे एल्यूमिनियम का पूछ ले दोस्तों तो एल्यूमिनियम का ध्यान रखना है, क्रायोलाइट होता है, बॉक्साइट, कोरंडम, ये सभी किसका है, एल्यूमिनियम का है। मैग्नीशियम का क्या है, तो डोमालाइट, इप्सम लवण, कार्नेलाइट, ये सभी किसका है दोस्तों, तो मैग्नीशियम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट में क्या दिया गया है, कह रहा है क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। तो सही है दोस्तों, है ना। कह रहा है कि गोल्ड तथा प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये भी क्या है, सही है। लेड ऑक्साइड का लिथार्ज कहा जाता है, तो ये भी क्या है, सही है। यानी 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही दिए गए हैं। कह रहा है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, ठीक है, बिलियन की सांद्रता, ठीक है, बिलियन की सांद्रता बराबर क्या होता है, तो विलेय की मात्रा अब बटे में बिलियन की मात्रा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात, यानी कि दोनों का बटा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बिलियन के क्या मिलेगा दोस्तों, सांद्रता मिलेगा, क्योंकि यही तो इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। तो लकड़ी के एल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है मेथिल एल्कोहल को। किसे जाना जाता है, मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि पौधे के मूल, जड़ तथा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो किस क्रिया के द्वारा होता है दोस्तों, तो ये पारासरण के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, पारासरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तो रंग प्रदान करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। ठीक है, तो कौन जो है फ्लोएम का भाग नहीं है दोस्तों, तो फ्लोएम का भाग जो नहीं है वो है कौन, वाहिकाएं। वाहिकाएं नहीं है। फ्लोएम का भाग 4 भाग होता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है सेब ट्यूब, कैम्पेनियन सेल, फिर होता है बास्ट फाइबर, फिर होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी 4 भाग होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो किस संघ के जंतुओं का लक्षण है दोस्तों, तो ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करते हैं दोस्तों, तो ये करते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, कौन करता है, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो संक्रामक रोग के उदाहरण कौन है दोस्तों, तो ये है मलेरिया। मलेरिया की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, संक्रामक रोग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेहसाना और सुरती जो है दोस्तों भैंसों के उत्तम नस्ल हैं, वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये गुजरात के क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं दोस्तों, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है। तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है दोस्तों वो कौन है, ऑक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो है दोस्तों जी का जो मान होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि पृथ्वी के ध्रुव पर तो जी का मान सबसे अधिक होता है, लेकिन सबसे न्यूनतम कहाँ होता है, तो सबसे न्यूनतम इक्वेटर पर होता है। और जी का मान कितना होता है दोस्तों, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के घूर्णन गति अगर बढ़ा दिया जाए तो जी का मान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा,
है ना। तो जब पृथ्वी का घूर्णन गति अगर हम बढ़ा देते हैं तो जी का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, घट जाता है, यानी कम हो जाता है। लेकिन अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को घटा देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है वो जी के मान का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई है। तो फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई है, तो वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित हो जाता है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो आवृत्ति की अगर बात करें दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ के रूप में किसको किया जाता है दोस्तों, तो बोरॉन को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। बहुत सारे दोस्तों को जो है इसमें इंग्लिश में और हिंदी में कन्फ्यूजन रहता है, तो बता दें दोस्तों कि सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी और अदिश का मतलब होता है स्केलर। अ से अदिश हो रहा है स्केलर, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, और जो बच गया वो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन को दूर रखना है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो सदिश राशि का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों, कार्य। कार्य जो है दोस्तों सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगर हम ये और भी कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि कार, समय, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी जो है अदिश राशि है। यानी कि और बाकी इसमें जो दिए गए हैं बल, त्वरण, ये सभी क्या है दोस्तों, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा दोस्तों, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है दोस्तों, इस आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो देश की प्रतिष्ठा कला संस्कृति को, विरासत को क्या करना, प्रदर्शित करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो व्यास सम्मान के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है दोस्तों। ठीक है, और इनका जो उपन्यास है वो कौन है, पागल खाना। पागल खाना के लिए इन्हें चुना गया है। कह रहा है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया। तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को जो स्थापित किया गया है दोस्तों वो IIT खड़गपुर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि भारत का जो कितना स्थान मिला, 126वां। तो ये तो सही है दोस्तों, भारत को 126 स्थान ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, कह रहा है फिनलैंड को शीर्ष स्थान यानी 1 नंबर पे फिनलैंड रहा है, और डेनमार्क और आइसलैंड यानी डेनमार्क को दूसरा स्थान और आइसलैंड को तीसरा स्थान मिला है। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। तो साइक्लोन 1 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो मिस्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन किया गया है दोस्तों वो इंदौर में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, इंदौर में किया गया है। और इसके जो विशिष्ट अतिथि जो थे दोस्तों वो कौन थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति आए थे। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है दोस्तों, तो ये स्पेन में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, स्पेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है कि इसमें बिहार का स्थान अंतिम था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिहार का जो स्थान था दोस्तों वो इसमें तीसरे नंबर पे बिहार था। ठीक है, 3rd रैंक पे था। ठीक है, कितने पे था, 3rd पे। लेकिन अंतिम स्थान किसका था दोस्तों, तो अंतिम स्थान यूपी का था। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो चालू वर्ष जो 2023 है दोस्तों इसे किससे, तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जातीय जो जनगणना हुआ है दोस्तों बिहार में, इसके अनुसार अगर हम आबादी की बात करें तो 13,25,310 जो है इसकी क्या है जनगणना में जो है जनसंख्या निकाला गया है। कितना दोस्तों? 13,07,25,310। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों वो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? सुधा मूर्ति। एक क्वेश्चन है दोस्तों एमिली हेनरी की, क्या है वो है हैप्पी पैलेस। हैप्पी पैलेस आपसे पूछा जाता है तो एमिली हेनरी आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, कह रहा है गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है, तो ये तो दोस्तों आपका सही है। कह रहा है गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है, तो ये भी क्या है आपको सही है। कह रहा है अर्जेंटीना ने यह दूसरी खिताब जीता है, तो ये दोस्तों गलत है। अर्जेंटीना के द्वारा ये दूसरी नहीं बल्कि तीसरी खिताब जीता गया है। ठीक है, कितना खिताब जो है दोस्तों, तो ये तीसरी खिताब है, इसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों जो ये वर्ष 2022 में जो फीफा विश्व वर्ल्ड कप का जो प्रतियोगिता हुआ है ये कैमा संस्करण है, तो ये जो है 22वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। ठीक है, और अर्जेंटीना के द्वारा ये तीसरा खिताब जीता गया है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया है। तो किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये जो न्यायमूर्ति हैं वो कौन है, के एम जोसेफ है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ हैं, इनको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वयं जलवायु परिवर्तन करने वाला तो वो कौन है दोस्तों, वो है तमिलनाडु। कौन है दोस्तों, तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा करने वाला ये जो देश का प्रथम राज्य बन गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, क्रिस हॉपकिंस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो प्रित्जकर पुरस्कार 2023 जो जीता है वो दोस्तों वो कौन है, डेविड एलन चिपरफील्ड है। कौन है, डेविड एलन चिपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय सेना ने कि किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो वो कहाँ किया गया है, तो वो अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने, कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या दोस्तों, हाँ 88 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों कौन सही सुमेलित है, यानी कि 3 ऐसा दिया होगा जो कि गलत दिया हुआ होगा और सही सुमेलित कौन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं तुरग्या उत्सव जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ये जो है आपका सही दिया गया है। अब हम देखते हैं कि आखिर जो गलत दिया गया है तो उसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है दोस्तों ये तमिलनाडु नहीं बल्कि ये केरल के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर है खारची उत्सव। तो खारची उत्सव दोस्तों ये त्रिपुरा के द्वारा, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, फिर है परशुराम कुंड महोत्सव। तो परशुराम कुंड महोत्सव जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो रज्ञा उत्सव अरुणाचल प्रदेश, परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, खारची उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूरपुरम उत्सव तो केरल। ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये चारों प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा। अब इसमें देखिए दोस्तों भारत सरकार के द्वारा पूछा गया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वो 2023 में रखा गया है। लेकिन अगर WHO के द्वारा पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे, तो अब भी आप 2023 मार के आइएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब भारत के द्वारा पूछा जाए तो 2023, लेकिन जब WHO के द्वारा पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2030 होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का अध्यक्ष कौन है। तो इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो देवाशीष पांडा जी इनका अध्यक्ष बने हैं।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। कह रहा विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है दोस्तों कि आखिर विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो थीम है वो कौन है? क्लोज द केयर गैप है। क्या है? क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है दोस्तों टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन का 2023 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो किस देश में हुआ है? तो वो जापान में हुआ है। अगर ये यहाँ पे 49वां पूछा है, 48वां याद है आपको? तो 48वां जो हुआ है दोस्तों जर्मनी में हुआ है, 49वां जापान में, और 50वां कहाँ होगा? तो 50वां इटली में होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। 2022 में कौन हुआ दोस्तों? 2023 में जब 49वां हुआ है दोस्तों तो 2022 में 48वां हुआ होगा, और 2024 में 50वां होगा, ठीक है। तो 50वां कहाँ होगा? इटली में। 48वां कहाँ हुआ है? जर्मनी में। 49वां कहाँ है? तो जापान में। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है दोस्तों? तो ये जो लगाया गया है 7,06,845 करोड़ का जो है प्राथमिक घाटा, यानी जीडीपी का कितना है दोस्तों? तो 2.3% जो है घाटा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपको प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये जो डिस्कशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों की सही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसके अगर हम सही क्रम की बात करें दोस्तों, एफडीआई के अनुसार, एफडीआई निवेश के अनुसार अगर इसको क्रम में अगर सुसज्जित किया जाए तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा दोस्तों? सिंगापुर आएगा, उसके बाद आएगा मॉरिशस, उसके बाद यूएई। तो कौन है दोस्तों? सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई जो है ऑप्शन नंबर कौन है? तो 4 है। सिंगापुर की अगर हम बात करें दोस्तों तो सिंगापुर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के मामले में जो है, मॉरिशस सेवाओं के क्षेत्र में, और यूएई जो है व्यापार के क्षेत्र में क्या है? इनका जो है सर्वाधिक एफडीआई निवेश किए हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वॉल्यूम 2 का करवाया जा रहा है, अगर वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए हैं दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्कशन के साथ सारे प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।